मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेज। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। भाई ये गलत बात है, आपने बिल्कुल वीडियोस को देखना छोड़ दिया है। इतने कम व्यूज़, मेरा मोटिवेशन ही ख़त्म कर दिया है। जब आप बहुत अच्छे से व्यूज़ लाते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं। कमेंट्स चाहे बुरे भी हों, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप वीडियोस देखते हैं तो एक अलग ही एक मोटिवेशन होता है और उसके साथ कुछ और ज़्यादा आपके लिए करने का और मन बनता है। तो मोटिवेशन डाउन नहीं होने दीजिए, जितना हो सकता है वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, ठीक है। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 में हार्ट बीट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानेंगे, कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट पढ़ेंगे। इससे पहले के जो 2 पार्ट हमने किए हैं उसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जाना है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पे एमसीक्यूज करे हैं, हाँ ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, हार्ट पढ़ लिया है। तो डेफिनेटली अब हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, और लास्ट पार्ट में हम करेंगे ब्लड वेसल्स और डिजीजेस के बारे में। और उसके बाद आपको एक धमाकेदार बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन। ओके, तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं सबको देखें और बहुत अच्छे से आपका जो है प्रैक्टिस सेशन लास्ट में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, हार्ट बीट की। धक धक धड़कता है आपका दिल, धक धक नहीं धड़कता है दिल, दिल जैसे धड़कता है वो आपको समझ आएगा अभी, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट हमारे हार्ट का रेगुलर मूवमेंट होता है, ठीक। वो रेगुलर मूवमेंट जो कब हमें देखने को मिलेगा, जब हमारा हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रिदम में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिदम में। तो हार्ट बीट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ही होता है, ठीक है। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है, देखिए तो क्या होता है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिर सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है। हार्ट बीट जो है, हमारा हार्ट कितनी बार 72 टाइम्स जो है 1 मिनट में एवरेज लिया गया है। 72 टाइम्स का पर मिनट जो है वो एवरेज लिया गया है कि इतनी बार बीट करता है, और हर एक जो बीट है वो रहता है 0.8 सेकेंड के लिए। कैसे निकाल देंगे, 1 मिनट 72 टाइम्स बाई 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, उस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, ये 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट बीट है ना, वो इंट्रिंसिक कंट्रोल में भी है और एक्सट्रिंसिक कंट्रोल में भी है। अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक कंट्रोल की, तो जो आपके एससी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, ये सब जो है ये क्या है, ये इंट्रिंसिक रोल करते हैं हार्ट बीट में। देखिए क्या होता है इंट्रिंसिक रोल में, हम जानते हैं हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है ना। अब मायोजेनिक हार्ट कैसा होता है, जिस हार्ट को बाहर से स्टिमुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम का और वेंट्रिकल का, इंट्रिंसिक कंडक्शन जो सिस्टम है हार्ट का उसकी वजह से ही। अब कंडक्शन सिस्टम में मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए थे, जिनमें आपका एसए नोड एक आता है। एसए नोड जो है एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करता है हर 0.8 सेकेंड में, और उसकी वजह से एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर इम्पल्सेस पहुंचती हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे, एवी नोड पे। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एसए नोड का भी पोजीशन बताया है कि कहाँ पाया जाएगा, एवी नोड का भी पोजीशन बताया है। एसए नोड को ही हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एवी नोड पे पहुंचेगा। अब जब इम्पल्सेस जो हैं वो एवी नोड पे पहुंचती हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, डिले होता है। क्या होता है, थोड़ा सा डिले होता है। जो थोड़ा सा डिले होगा ना, एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्सेस जाने में जो थोड़ा सा डिले होगा, वो डिले जो है वो अलाउ करेगा एट्रियम को कि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएं, अपनी कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट कर पाएं, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो, है ना। देखो क्या हुआ, एक तुम्हें मारी किसी ने, ठीक है, तुम्हें मारी, तुम किसी और को मारोगे, ठीक, लेकिन जब तक तुम किसी और को मारोगे, ठीक, तब तक तुम्हें वो जो दर्द हुआ होगा, ठीक, उसका तुम्हें एहसास तो हो जाएगा ना, ठीक। उसी तरह से मैम कैसा एग्जाम्पल देते हो, अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, जब तक एसए नोड एवी नोड को देगा
अपना इम्पल्सेस, ठीक, तब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम गैप होगा बीच में, ठीक है। चलिए, अब इम्पल्सेस जो हैं वो एवी नोड से भी ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है। कहाँ को ट्रेवल कर जाएंगी? वो ट्रेवल कर जाती हैं बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल करते हैं फिर पर्किंजे फाइबर्स में, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अब यही बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स जो हैं फाइनली वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर, ठीक है। तो हार्ट बीट पता ही कब चलता है हमें? जब हमारा एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एक हार्ट बीट होगा। अब ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट बीट को। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की भी, ठीक है। अब एक तो हमने समझ लिया कि हार्ट बीट जो है वो एक फिक्स्ड रेट पे होता है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि वो जो एसए नोड है ना, एसए नोड का प्रॉपर्टी है कि वो मेनली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और वो 0.8 सेकेंड में ऑलमोस्ट जनरेट कर देता है, ठीक। लेकिन ये न्यूरल कंट्रोल के अंडर भी है। जो सेंटर बोलते हैं हम, हार्ट बीट रेगुलेशन का जो सेंटर कहा जाता है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। कौन होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व किसका हिस्सा है? हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की हार्ट जो रेट है, वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका रेट बढ़ा देते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, और अल्टीमेटली कार्डियक आपका जो इनपुट रहेगा उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। करेक्ट? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। आपका कार्डियक आउटपुट इनपुट नहीं होता है, कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट रहेगा यहाँ, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो हार्ट बीट को भी डिक्रीज करेंगे, और दैट्स वाई वो कार्डियक आउटपुट, नॉट इनपुट, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देंगे। इसके अलावा हार्मोनल भी अपना रोल प्ले करते हैं। थायरॉक्सिन, याद रखेंगे, थायरॉक्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। ये इंक्रीज कर सकता है हार्ट बीट को। कैसे? इनडायरेक्टली ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करके आप ये क्या कर देता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। बीएमआर के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अल्टीमेटली हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो कहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं? जल्दी बताइए। एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं। वो भी एक रोल प्ले करते हैं किसमें? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में। तो दोनों ही हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। हार्ट बीट का इंक्रीज ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन नॉरएपिनेफ्रिन के कंट्रोल में है, लेकिन जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो एपिनेफ्रिन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके यहाँ क्लियर हो रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया हार्ट बीट के बारे में। अब समझते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? देखिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं एसए नोड से, एवी नोड पे जाते हैं, बंडल ऑफ हिस में जाते हैं, पर्किंजे फाइबर में जाते हैं, हमारे पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन उन एक्शन पोटेंशियल का रिकॉर्डिंग्स होता है, ठीक है। उन एक्शन पोटेंशियल का रिकॉर्डिंग, जो एक्शन पोटेंशियल जो हैं किसने प्रोड्यूस किए हैं? हार्ट मसल फाइबर्स ने प्रोड्यूस किए हैं। हर एक जब भी दिल धड़कता है, ठीक है, तो दिल कैसे, हार्ट बीट कैसे आएगी? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमको पता चलेगा हार्ट बीट का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारा हार्ट, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो उन एक्शन पोटेंशियल का क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग किया जाता है। वही क्या होता है? वो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। वही रिकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है ये, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग होता है एक्शन पोटेंशियल का, प्रोड्यूस बाय ऑल द हार्ट मसल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए
है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, पता है, बहुत बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हम कंफ्यूज रहते हैं। लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम समझते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट होगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो रिकॉर्डिंग मिली होगी हमें ग्राफ के फॉर्म में। लेकिन उल्टा है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो रिकॉर्डिंग है जो हमें मिलती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है उस रिकॉर्डिंग को यूज़ में किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो लिया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो स्किन के अंदर रखे जाते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं वायर से। किन वायर से? वायर से कनेक्टेड होंगे एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स रखे जाएंगे हमारी स्किन के अंदर, वायर से कनेक्टेड होंगे, वायर्स के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होंगे जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। हर एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, हर एक कार्डियक साइकिल में हमें 3 डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेव्स देखने को मिलती हैं। पी, नॉट ORS बट QRS, ठीक है, QRS, इट्स नॉट ORS, इट्स QRS, P, QRS एंड T वेव, ठीक, जो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को। ये 3 वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा पहला वेव जो होगा वो P वेव होगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट वेव कौन सा होगा? P वेव होगा, ठीक। छोटा सा अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है। और P वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बताइए। P वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, जो किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है? कौन डीपोलराइज करेगा? SA नोड ही डीपोलराइजेशन को स्प्रेड करता है थ्रू आउट द एट्रिया। आपको बहुत ही मिलीसेकेंड, 80 to 100 मिलीसेकेंड ड्यूरेशन होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन का। समझ गए आप? क्या बोला मैंने? P किसे रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। QRS क्या रिप्रेजेंट करता है? QRS जो है ये सेकेंड वेव होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो QRS रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। P में तो किसने? SA नोड ने स्प्रेड कर दिया, ठीक है। आगे AV नोड से पर्किंजे फाइबर जो हैं और आपके बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर्स जो हैं वो वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन करेंगे और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए Q वेव जो आती है, Q वेव जो आती है ये आप पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तीसरा वेव जो आपको देखने को मिलता है T वेव। T वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को, ठीक है। कब किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को। चलिए आप समझ गए। P हुआ एट्रियम डीपोलराइजेशन, QRS हुआ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, T वेव हुआ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा था हमने? P वेव। क्या होता है P वेव? छोटा सा देखते हैं आप, छोटा सा ये क्या है आपका? बताइए। एट्रियल डीपोलराइजेशन है, दिखाई दे रहा है। अपवर्ड दिखता है ना, अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। समझ गए? थोड़े से मिलीसेकंड का होता है। फिर देखिए QRS आपका सेकेंड वेव आता है। QRS जो क्या बताता है? ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आप पहला देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स में पहला आपके पास आता है Q, आ रहा है ना Q वेव। ये पहला डाउनवर्ड या नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। पहला डाउन, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है बेटा, ये ऊपर को पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। Q जो है वो पहला P वेव के बाद पहला नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, और Q के बाद पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है R, ठीक है। Q के बाद पहला जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है वो कौन सा आता है? R। ये अपवर्ड की तरफ को होता है, ठीक है। फर्स्ट अपवर्ड या पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हम कहेंगे Q वेव के बाद। और इसके बाद क्या आता है? S आता है। S भी क्या है? डाउनवर्ड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है और R के बाद है।
टी वेव क्या बताता है वो बताइए, ये QRS बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव क्या बता रहा है, टी वेव बता रहा है, जल्दी से बताइए, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन कैसे होता है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, टी वेव देखने को मिलता है। स्मॉलर होता है लेकिन वाइडर होता है कंपेयर टू QRS। देख पा रहे हैं, स्मॉलर है लेकिन कंपेयर टू QRS क्या है, वाइडर है, क्योंकि रीपोलराइजेशन जो है वो धीरे धीरे होता है एज कंपेयर टू डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब आप PR सेगमेंट और PR देखिए, P to R इंटरवल देख पा रहे हैं। ठीक है, PR इंटरवल, और यहाँ पे आपको ये PR सेगमेंट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे क्या लिया, PR सेगमेंट लिया। ठीक, ये पूरा देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, PR इंटरवल। तो PR इंटरवल जो है वो इंक्लूड करता है P वेव। देखिए PR इंटरवल, ध्यान दे रहे हैं, PR इंटरवल क्या इंक्लूड कर रहा है, P वेव एंड PR सेगमेंट। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या आ रहा है, ये देखिए PR इंटरवल और ये PR सेगमेंट भी इंक्लूड कर रहा है। PR इंटरवल क्या होता है, शॉर्टन एट हाई हार्ट रेट। PR इंटरवल जो है वो क्या होता है, कम होता है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है, याद रखेंगे, जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है PR इंटरवल जो है वो शॉर्ट होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं PR जो इंटरवल होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा। और ये क्या करता है, लोअर कर देता है किसको, हार्ट रेट को। स्लीप के टाइम पे हार्ट रेट कैसा होता है, स्लो होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो PR इंटरवल एक्सरसाइज के टाइम पे शॉर्ट होगा और लॉन्गर रहेगा एक्सरसाइज के टाइम पे। वहीं आपको एक ST सेगमेंट भी दिखाई देता है। ST सेगमेंट किसके बीच में गैप आएगा, देखिए ST सेगमेंट, ये यहाँ पे ST सेगमेंट आएगा। ST सेगमेंट आपका गैप आता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक, अब ये ST सेगमेंट किसके बीच में लाई करेगा, QRS एंड T वेव के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये QT इंटरवल आ गया, देखिए Q से T इंटरवल भी आ गया। अब QT इंटरवल जो है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ T वेव। समझ गए, कहाँ से ये QT इंटरवल कहाँ से कहाँ मेजर किया गया, QRS की बिगनिंग से लेके T वेव के एंड तक। ठीक है, T वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बीच का टाइम बिटवीन एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वेंट्रिकल्स एंड द रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट। क्या रिप्रेजेंट करता है टी वेव, कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्टिवेशन होगा और फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में आएंगे। पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स स्टेट में आएंगे, उसके बीच में टाइम इंटरवल को ये शो कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, आपको हर एक सेगमेंट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एनालिसिस जो होता है वो क्या बताता है हमको, हमारे हार्ट रेट के बारे में बता रहा है। और जो साइज ऑफ वेव्स जो है, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये जो वेव्स का साइज रहेगा ये एबनॉर्मेलिटीज़ को बताएगा। अगर सोचिए P वेव जो है वो ज़्यादा है, लार्जर P वेव है, क्या इंडिकेट करेगा, एट्रियम का एनलार्जमेंट। ठीक है, अगर Q जो है वो एनलार्ज है वो इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, Q वेव एनलार्ज है मतलब हार्ट अटैक का केसेस हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये किसको बताता है, Q वेव, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को। अगर R वेव एनलार्ज है तो वो इंडिकेट करता है एनलार्ज वेंट्रिकल्स को। T वेव जो है अगर ज़्यादा फ्लैटर है, ठीक है, अगर T वेव ज़्यादा फ्लैटर है जितना नॉर्मल होता है, ठीक है, तो होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है। ठीक, इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। ये केस आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखा जाएगा। ठीक है, किस में देखा जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखा जाएगा। लेकिन अगर टी वेव एलिवेटेड भी हो सकती है, ज़्यादा एलिवेटेड है तो ब्लड में हाई पोटेशियम लेवल होता है, हाइपर कैलीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर कैलीमिया कहते हैं। एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिया कि P वेव ज़्यादा हो गया तो बोलेगा एट्रियम का एनलार्जमेंट है,
क्यू वेव अगर ज़्यादा आपका एनलार्ज हो गया तो कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। आर वेव बड़ा हो गया तो क्या कहेंगे, वेंट्रिकल एनलार्ज है। ठीक है, टी वेव ज़्यादा फ्लैट हो गया तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होता है, मतलब टी वेव वहाँ पे हमें नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट दिखेगा। और अगर एलिवेटेड है टी वेव तो कहेंगे कि हाई ब्लड पोटाशियम लेवल है। ठीक है, और हाइपर कैलीमिया जो है एज अ रिजल्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए अब कार्डियक साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, और कार्डियक साइकिल के साथ ही फिर हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में और कार्डियक आउटपुट के बारे में। ध्यान से समझिएगा कार्डियक साइकिल को भी। ठीक है, पहले समझते हैं, देखिए साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या है। देखिए जो साइकिल का इवेंट रहता है, कब, एक सिंगल हार्ट बीट के लिए, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। द साइकिल ऑफ इवेंट विच अकर इन अ सिंगल हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट हमको देखने को मिलता है कार्डियक साइकिल के दौरान। ठीक है, अब एक और बात, ये जो आप टर्म देख रहे हैं कार्डियक डायस्टोल, कार्डियक एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सब टर्म क्या है। सिस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, ध्यान से सुन लीजिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका सिस्टोल है मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में आपको सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने को मिलता है, एट्रियम का और किसका, वेंट्रिकल का। दोनों का सिस्टोल भी होगा, दोनों का डायस्टोल भी होगा। ठीक है, हार्ट रेट जो है वो 75, 72, 75 या हम बोल सकते हैं 72 टाइम्स पर मिनट लिया गया है, और 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं। चलिए मैं कार्डियक डायस्टोल से नहीं, चलिए आपको एट्रियल सिस्टोल से बताना शुरू करती हूँ। देखिए एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा, यहाँ से देखिए एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जा रहा है। एट्रियल से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। ये वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये पूरा वेंट्रिकल है, ये यहाँ, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है। ठीक, फिर ये वेंट्रिकल के बीच में और ऑर्टा के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ये वेंट्रिकल के बीच में और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में वेल्व है, और ये यहाँ पे भी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है। तो देखिए अभी ब्लड कहाँ से आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में, यहाँ भी कहाँ जा रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो क्या होगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स्ड होंगे और उनमें ब्लड आएगा। समझ गए, जब एट्रियल सिस्टोल होगा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा एट दैट टाइम, मतलब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। ठीक, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द ब्लड विद इन। जो यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे जो ब्लड था उस पर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। अब इससे क्या होगा, ब्लड पे प्रेशर आएगा, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये ओपन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ब्लड जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। लेकिन याद रखिएगा, कहा जाता है कि 80% जो वेंट्रिकल्स हैं वो पहले ही फिल्ड होते हैं ब्लड से, इवन बिफोर कि आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले भी वेंट्रिकल में 80% जो है आपको ब्लड देखने को मिलता है। अगर हम बोलेंगे कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में गया, तो 25 ml ब्लड को कहा जाता है कि वेंट्रिकल्स में जाता है। मैंने 20% नहीं कहा या 25% नहीं कहा, मैंने कहा 25 ml। और हर एक में जो 80% ब्लड ऑलरेडी है वो 105 ml, 105 ml ब्लड, क्या कहा मैंने, 105 ml ब्लड पहले ही वेंट्रिकल्स में है, और एट्रियम से जो आया है वो 25 ml है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एट्रियल सिस्टोल के बाद, ठीक है, और कितना ब्लड यहाँ देखने को मिलेगा आपको, 130 ml ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक, जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं, क्या कहा मैंने, जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गए,
ठीक। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल रिलैक्स थे, तो वहां आपको देखने को मिलेगा 130 ml ब्लड इन व्हाट, इन योर वेंट्रिकल्स, और इसको हम कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब यहाँ आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या हैं, रिलैक्स्ड हैं, ठीक। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, 130 ml होगा। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो देखिए अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर, देखिए यहाँ रिलैक्स है, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जाएगा कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक में और ऑर्टा में, ठीक है। अब इस दौरान जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका एट्रियम रिलैक्स होता है, तो इसलिए लिखा है एट्रियम डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जब भी जो एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, वैसे ही वेंट्रिकल्स फुल हैं और वो आप क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, उनका अब सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, मतलब एट्रियल नहीं, सॉरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल्स जो हैं वो एकदम से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एवी नोड जो हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्लोज हो गए हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ठीक। 0.05 सेकेंड के लिए, ठीक है, दोनों 0.05 सेकेंड के लिए दोनों ये नोड आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड सेमी ल्यूनर वेल्व्स 0.5 सेकेंड के लिए दोनों क्लोज होते हैं। अब इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही क्लोज रहते हैं 0.05 सेकेंड के लिए, दोनों ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व दोनों क्लोज रहते हैं और इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जब प्रेशर जो है वो चैम्बर्स में, वेंट्रिकल में बढ़ जाता है तो ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और इस टाइम ब्लड जो है इजेक्ट करेगा कहाँ से, यहाँ जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और ऑर्टा में जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या, अब क्या बोलेंगे हम, जब सेमी ल्यूनर वेल्व जो है ओपन हुए इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक। तो लेफ्ट और राइट दोनों 70 ml ब्लड जो हैं वो भेजते हैं ऑर्टा में, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल भेजेगा 70 ml ब्लड ऑर्टा में और आपका राइट वेंट्रिकल भेजेगा 70 ml ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक में। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, आपका वेंट्रिकल्स के आपका सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना वॉल्यूम है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद 60 ml वॉल्यूम बचेगा, 70 ml भेज दिया क्योंकि रिलैक्स स्टेट में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था 130 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अब कितना बचेगा, 60 ml। अब देखिए ये आता है रिलैक्सेशन पीरियड, जब हम कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं दरअसल जो सबसे पहला पीरियड हम कंसीडर करते हैं वो होता है कार्डियक डायस्टोल, मतलब दोनों ही हमारे जो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं और ये रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो 0.4 सेकेंड के लिए होता है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो चैम्बर में क्या हो जाता है, लो हो जाएगा। प्रेशर बढ़ता कब है, कॉन्ट्रैक्शन पे बढ़ता है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, प्रेशर जो है फॉल हो जाएगा। प्रेशर फॉल हो जाएगा तो ब्लड जो है यहाँ ऑर्टा से वापस आएगा, ठीक। यहाँ पल्मोनरी ट्रंक से भी थोड़ा ब्लड क्या होने लगता है, बैक फ्लो होने लगता है सेमी ल्यूनर वेल्व्स के थ्रू, ठीक। लेकिन वो इमीडिएटली बंद हो जाते हैं और बैक फ्लो को रोक देते हैं, ठीक। एक बार जब सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हो गए, ठीक है, तो क्या होता है, देयर इज अ ब्रीफ इंटरवल when ventricular blood volume does not change, ठीक है। वो एक टाइम होता है जब अब वेंट्रिकुलर का ब्लड वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक। उतना ज़्यादा चेंज हमको थोड़े से टाइम के लिए नहीं देखने को मिलेगा वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम में, तो हम उसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे, ठीक है।
एक ब्रीफ इंटरवल होगा जब वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे 4 वेल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे। ये वाला तो ओपन है ना, पर इमीडिएटली जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब ये वेल्व्स भी क्लोज होते हैं और ये वाले वेल्व्स भी क्लोज होते हैं। तो इस टाइम पे आपके पास क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा और वहाँ पे क्या होगा, ब्लड भी जो है वो एक 60 ml थोड़ी देर के लिए कैसा रहेगा, 60 ml। थोड़ा देखिए बैक फ्लो भी हुआ होता है, थोड़ा जो है वो बैक फ्लो भी ब्लड हुआ होता है। लेकिन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आप समझ गए, जब 4 के 4 वेल्व्स जो हैं वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्या होंगे, 4 के 4 वेल्व्स जो हैं वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, ये है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि पर यहाँ पे दोनों क्या हैं, रिलैक्स्ड हैं। जब यहाँ पे आपने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी दोनों सेमील्यूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन तब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ के कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है अब बिलो द एट्रियल प्रेशर। ठीक, जब भी ये होगा कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया एट्रियल प्रेशर से, तो मतलब एट्रियल का प्रेशर बढ़ गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो ओपन होंगे और वेंट्रिकल फिर से फिल होने लगेंगे और फिर से इनमें प्रेशर बढ़ेगा, फिर से ये आपके सेमिल्यूलर वेल्व ओपन होंगे और फिर से जो है वो आगे को ब्लड चला जाएगा। फिर से इनका डायस्टोल कंडीशन होगा, फिर एट्रियम का सिस्टोल होगा। जब एट्रियम का सिस्टोल होगा वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स्ड होगा, फिर होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा एट्रियम आपका रिलैक्स्ड होगा, फिर एक टाइम पे दोनों ही क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। तो इस तरह से कार्डिक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब हार्ट साउंड, हमें 4 तरह की हार्ट साउंड देखने को मिलती हैं हर एक कार्डिक साइकिल में। कितनी तरह की, 4 तरह की हार्ट साउंड्स हम देखते हैं हर एक कार्डिक साइकिल में। नॉर्मली 2 लाउड होती हैं अच्छी खासी, जो हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। पहला होता है लब, जो लो पिच का होता है और रिलेटिवली लॉन्गर होता है। दूसरा होता है डप, लब डप, नॉट डब, लब डप, जो कि हायर पिच का होता है और शॉर्टर होता है। लब कब सुनाई देता है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। डब तब सुनाई देता है जब सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होंगे। पहला साउंड जो होगा हार्ट का, ठीक, फर्स्ट साउंड जो होगा हार्ट का कब होगा, जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एवी वेल्व कब क्लोज होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट साउंड इज हर्ड व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट डायस्टोल। ठीक है, आपका पहला साउंड जो है वो कब सुनाई देता है आपको, पहला साउंड बताइए, पहला साउंड जो है आपको कब सुनाई देता है। फर्स्ट साउंड जो है आपको तब सुनाई देता है जब एबी वेल्व्स जो हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, एबी वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। और दूसरा साउंड आपको कब सुनाई देता है, सेकेंड साउंड जो है वो सेमिल्यूनर वेल्व्स के क्लोजर से रिलेटेड होता है। फर्स्ट साउंड इज दस हर्ड व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट सिस्टोल, नॉट डायस्टोल, एट सिस्टोल। ठीक है, पहला साउंड वेंट्रिकल्स के किस पे, सिस्टोल पे। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट साउंड जो है आपको तब सुनाई देता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एट देयर सिस्टोल। ठीक, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होंगे ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। ठीक, सेकेंड साउंड आपको सुनाई देता है जब सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होंगे। अब उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायस्टोल में जाते हैं। यहाँ पे सही है, जब वेंट्रिकल का डायस्टोल बिगिन होगा तब आपको डब सुनाई देता है, क्योंकि तब आपके सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। और वेंट्रिकल्स के जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, तब आपको लब सुनाई देगा, जो कि एबी वेल्व्स के क्लोजर का साउंड है। ओपनिंग पे कोई साउंड नहीं आता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हर एक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना वॉल्यूम पंप कर रहा है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक, हार्ट 72 कार्डिक साइकिल परफॉर्म करता है और एक साइकिल 0.8 सेकेंड का है। हर एक कार्डिक साइकिल में हमने देखा कि 70 ml ऑफ ब्लड जा रहा है और इसी को हम बोलते हैं कार्डिक स्ट्रोक। ठीक है, जो 70 हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड भेज रहा है, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड भेज रहा है, वो है कार्डिक स्ट्रोक। लेकिन हर एक आपका 1 मिनट में
कितना ब्लड जो है वो पंप हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। मोर अप्रोप्रिएटली हम कहें तो आपका कार्डिक आउटपुट क्या आ जाता है, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डिक स्ट्रोक का जो वॉल्यूम है 70 ml, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ हार्ट रेट से, ठीक है। तो हार्ट रेट, आपका हार्ट बीट कितना है, 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट कर रहा है, ठीक। तो रफली आपके पास जो कार्डिक आउटपुट आता है वो 5000 ml के बराबर आता है, कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या कहा मैंने, कार्डियक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट आपका क्या होता है कि कितना आपका ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, जो कि आपका 70 ml हो रहा है, और कितनी बार आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, 70 इंटू 72, ठीक। तो आपका रफली आ जाता है कार्डियक आउटपुट 5000 ml और 5 लीटर्स होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो कार्डिक आउटपुट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट से फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ऑर्टा इन अ मिनट। ऐसे भी हम बता सकते हैं, हम मेनली जो हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा की तरफ को लेते हैं। अदरवाइज 1 मिनट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। चलिए 5000 ml एक इंडिविजुअल में कार्डिक आउटपुट रहता है, और हमारी बॉडी में एबिलिटी होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज किया जा सके। देखिए एथलीट में जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाती है, हार्ट बीट जो है वो चेंज हो जाता है, और अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये आज के लिए इतना ही। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, यूज़ करिए रेफरल कोड नेहा तनीषा मैम का, जो कि है नेहा, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप जाके उनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे